असम में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे झामुमो को चुनाव से पहले ही बड़ा झटका लगा है। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन 21 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा कर झामुमो ने चुनाव में कांग्रेस से अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी। लेकिन मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान झामुमो के 3 प्रत्याशियों की उम्मीदवारी खारिज हो गई। अब सवाल है, ये 3 प्रत्याशी कौन सी सीट से चुनावी मैदान में थे? क्या चुनाव से पहले ही झामुमो की स्थिति असम में कमजोर पड़ने लगी है? आज के इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार असम विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किया गया है। बताया जा रहा है कि नामांकन पत्रों में तकनीकी खामियां और जरूरी दस्तावेजों की कमी के कारण यह कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जांच के दौरान पाया कि कुछ कागजात सही तरीके से जमा नहीं किए गए थे, जिसके बाद नियमों के अनुसार नामांकन खारिज कर दिया गया। इस फैसले से चुनावी मैदान में झामुमो की स्थिति कमजोर हो सकती है, क्योंकि सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि अब जिन भी सीटों पर झामुमो मैदान पर उतरेगी वो सभी की सभी जनरल सीटें हैं। हालांकि झामुमो इससे पहले ये कहते हुए नजर आ रही थी कि वो टी ट्राइब और आदिवासी बहुल सीटों पर ही अपना उम्मीदवार उतारकर पार्टी को मजबूत करेगी। लेकिन एक आदिवासी सीट बोकाजान से अपना उम्मीदवार उतारी थी, लेकिन यहां भी झामुमो प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने नामांकन पत्र को खारिज कर दिया है। बता दें कि 24 मार्च को भरे गए नामांकन पत्रों की जांच हुई थी और इसी क्रम में ही झामुमो के 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया। इसके अलावा कांग्रेस के भी 3 प्रत्याशियों की उम्मीदवारी रद्द हुई है। बता दें कि झामुमो 21 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारी थी, जिसमें 20 जनरल और 1 एसटी रिजर्व थी। लेकिन अब यहाँ संख्या घटकर 18 हो गई है, जो सभी की सभी जनरल सीटें हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा। वहीं 3 सीटों पर प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ है। वो सीटें हैं तीताबोर विधानसभा, जो जनरल सीट है। यहाँ झामुमो प्रत्याशी सोनिया ताती उम्मीदवार थी, जिनका नामांकन खारिज किया गया। बोकाजन सीट एसटी रिजर्व है। यहाँ से झामुमो उम्मीदवार प्रताप सिंह रोंगफार थे, जिनकी उम्मीदवारी चुनाव आयोग ने रद्द कर दी है। तीसरी सीट है माकुम, जो सामान्य श्रेणी की सीट है, जहां से झामुमो प्रत्याशी मुन्ना कर्माकर चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन जनता के बीच जाने से पहले ही फील्ड से वो आउट हो गए। तो कुल मिलाकर झामुमो के 2 जनरल सीट पर प्रत्याशी मैदान से बाहर हुए हैं और 1 एसटी सीट से। खैर, जिन 18 सीटों पर अब झामुमो के प्रत्याशी मैदान में दिखेंगे वो सभी के सभी जनरल कोटे से हैं। इसमें झामुमो के लिए इन सीटों पर जितना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि चुनाव से पहले झामुमो जिस तरह से टी ट्राइब और आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही थी और अधिकतर इन्हीं सीटों पर झामुमो ने अपना उम्मीदवार भी उतारने की बात कही थी, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट में केवल एक ही एसटी रिजर्व सीट थी, वो भी बोकाजान, जहां से अब झामुमो प्रत्याशी का नामांकन भी रद्द हो चुका है। हालांकि बाकी की 18 सीटें जो सामान्य है, मैं इस बात को बार बार दोहरा रही हूँ, उन सीटों पर टी ट्राइब और आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी बताई जाती है। झामुमो ने पहले से ही असम में अपनी जमीन तैयार कर ली थी और असम चुनाव में पार्टी की रणनीति आदिवासी वोट बैंक को साधने पर केंद्रित है, जिसके चलते उसने गठबंधन से अलग राह अपनाकर मैदान में उतरने का फैसला किया। बहरहाल, अब झामुमो असम के 18 सीटों पर चुनावी रणभूमि में नजर आएगी। यूं कहें तो साल 2024 में जिस तरह झारखंड के विधानसभा चुनाव में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने 81 सीटों पर जीत के लिए जोर आजमाइश की थी, वहीं अब 16 महीने बाद झामुमो असम की चुनावी रणभूमि में उतरकर हिमंता बिस्वा शर्मा को टक्कर दे रही, वो भी 14 उन सीटों पर जहां साल 2021 के चुनाव में भाजपा जीती थी। आपको बताते चले कि झामुमो ने जिन सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारा है, वहां भाजपा व उनके सहयोगी दलों का सीधा मुकाबला कांग्रेस से होता रहा है। लेकिन इस बार भाजपा के अलावे झामुमो 17 सीटों पर कांग्रेस व 4 सीटों पर कांग्रेस के सहयोगी दलों से भिड़ेगा। असम में कुल 126 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 9 एससी के लिए रिजर्व है, तो 19 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और झामुमो असम में पहली बार चुनाव लड़ रही है। उनकी नजर असम की विशाल आदिवासी आबादी पर है, जिसमें झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से संबंध रखने वाले कई चाय बागान यानी टी ट्राइब मजदूर शामिल हैं, जो पार्टी के विस्तार के लिए एक उपजाऊ जमीन साबित हो सकती है। झामुमो का मानना है कि इन समुदायों की सामाजिक और आर्थिक चिंताएं हैं कि जिनका पर्याप्त रूप से समाधान नहीं किया गया है और वे मजबूत राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं।
झारखंड में 2024 में झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के सत्ता में लौटने के बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में अनुसूचित जनजाति का दर्जा न रखने वाले टी ट्राइब से संबंध स्थापित करने के लिए कई कदम उठा रही है। नवंबर 2024 में हेमंत सोरेन सरकार ने असम की वंचित टी ट्राइब की दुर्दशा का अध्ययन करने के लिए एक पैनल के गठन को मंजूरी दी। हेमंत सोरेन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया यह निर्णय झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन और एनडीए के बीच चुनावी लड़ाई की पृष्ठभूमि में आया है। इस चुनावी लड़ाई में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर घुसपैठ के आरोप में झारखंड के आदिवासी समुदाय की कठिनाइयों का मुद्दा बार बार उठाया था। झामुमो ने असम में पार्टी की संभावनाओं का आकलन करने और जमीनी तैयार पूरी करने के लिए सामाजिक कल्याण मंत्री चमरा लेंडा और राजमहल सांसद विजय हांसदा सहित एक पैनल का गठन भी किया था। झामुमो प्रमुख मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले 2 महीनों में असम में 2 रैलियों को संबोधित किया, जिसमें पार्टी के चुनाव अभियान की दिशा भी तय हुई। खैर, झामुमो के इस फैसले का असर असम चुनाव के नतीजों के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम इस मुद्दे पर अपने वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि सर, जिस तरीके से असम में कैंडिडेट झामुमो ने उतारा था, लेकिन एक ही एसटी रिजर्व सीट थी बोकाजन, जिसमें भी उम्मीदवार की सदस्यता, माफ करिएगा, नामांकन रद्द हो गया, तो इसका असर कितना पड़ने वाला है असम चुनाव में? देखिए, कोई ज़्यादा असर तो श्रेया पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये हम सभी जान रहे हैं, जो असम में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रही है, और इस नाते पार्टी केवल सिर्फ अपने संगठनात्मक नज़रिए से, और खासकर जो वोट परसेंटेज है, नंबर ऑफ वोट्स हैं जो किसी भी पार्टी के लिए दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, वहाँ पे मैटर करती हैं। तो एक आंकड़े के नज़रिए से आप इसको देख सकते हैं। जो असम में 21 सीटों पे जेएमएम ने अपने उम्मीदवार उतारे, अब भले उसमें 3 नाम अभी रिजेक्ट हो गए, यानी अब पार्टी औपचारिक रूप से कहिए तो 18 विधानसभा सीटों पर ही अपने चुनावी चिन्ह जो हैं उसके आधार पर वो चुनाव लड़ेगी, और उसका ही वो एक मैटर होगा जिसके आधार पर पार्टी आने वाले दिनों में, जब राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में आप पहल करेंगे, खासकर जेएमएम पहल करती है, तो वो ये आंकड़ा रख सकती है जो मुझे झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों के विधानसभा सीट चुनावों में इतने परसेंट वोट मिले थे। तो वो एक महत्वपूर्ण मकसद है अभी मुझे लग रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। चुनावी हार जीत की संभावना बहुत कम है, क्योंकि पहली बार पार्टी चुनाव लड़ रही है और वो अपने दम पे चुनाव लड़ रही है, अकेले चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा तो नहीं रहने की उम्मीद है। लेकिन हाँ, ये एक ज़रूर है, सिंबॉलिक ही सही, हम्म। पार्टी को झटका तो लगा है। तो सर, जिस तरीके से चुनाव से पहले झामुमो कह रही थी कि हम आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर अपना उम्मीदवार देंगे, लेकिन आप पूरा कैंडिडेट का लिस्ट देखिएगा तो वो सिर्फ बोकाजान ही थी जिसमें भी उम्मीदवार की जो नामांकन है वो रद्द कर दी गई। हम्म। तो बाकी की जो 18 सीटें बची वो सभी के सभी जनरल ही सीट है। देखिए, इसको असम के नज़रिए से हम देख सकते हैं। जो असम में जिन सीटों को या जिन ट्राइब्स को वहाँ पर या जिन जातियों को वहाँ एसटी पे का दर्जा एसटी का ना। दर्जा मिला है, हाँ, या एसटी की सूची में रखा गया है, वो वही लोग दूसरे राज्यों में शायद नहीं है। या फिर झारखंड के नज़रिए से हम चीज़ों को देखें, तो झारखंड में जिन जनजातियों को हमने एसटी की श्रेणी में रखा है, उनको वहाँ पर एसटी का दर्जा नहीं मिला है, और हम्म। इसकी ही मांग हेमंत सोरेन हो चाहे दूसरे अन्य जो आदिवासी हैं, दूसरे अन्य राज्यों में आदिवासी हैं, वो लोग भी करते रहे। यानी यदि यहाँ पे मुंडा शेड्यूल्ड ट्राइब्स में है, एसटी में है, हम्म। और तो वहाँ पे मुंडा जनजातियों को ओबीसी में रख दिया गया, और इसी की जिसकी भी मांग भी चल हाँ, रही मांग है। भी चल रही है। तो यही वजह है जो वहाँ पर ये इस मुद्दे का मुखर होना। जो चाय जनजातियाँ जो हैं, चाय जनजातियों में लगभग 40 से 45 लाख आबादी है उसमें, और उसी में जो ज़्यादातर आदिवासी समूह जो दूसरे राज्यों में जिनको आदिवासियों का हम्म। दर्जा मिला हुआ है, और वही लोग वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, और ये मुद्दा भी बार बार उठता है। तो बावजूद इसके, यदि वहाँ पे चुनाव में अभी जेएमएम ने अपने उम्मीदवार उतारे, तो वो वहाँ के नज़रिए से वो जनरल सीट है। हम्म। लेकिन आप यदि झारखंड के नज़रिए से देखेंगे, झारखंड के आदिवासियों के नज़रिए से देखेंगे, तो वो वहाँ की तो आदिवासी बहुल टी इलाके वाली ट्राइब सीट है। के बीच में जाकर के हेमंत सोरेन अपनी पकड़ मजबूत बनाएंगे, तो क्या कोई भी एक सीट पर अपना खाता खोलने में सफल रहेगी क्या? ये आपको हम स्थिति क्या लग रहा है? थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि पहली बार पार्टी लड़ रही है, और पार्टी का संगठन भी वहाँ लंबे समय से नहीं रहा। हम्म।
आज भी जो कैंडिडेट पार्टी ने उतारे हैं वो निश्चित रूप से वहाँ पर पॉपुलर हो सकते हैं, उनकी अपनी पहचान सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से उनकी हो सकती है, उनके सहारे ही पार्टी प्रदर्शन करेगी। लेकिन जो अमूमन होता है, पार्टी पहले संगठन बनाती है, मतलब कि कार्यकर्ता बनाती है, और उसके आधार पर यदि आप चुनाव मैदान में जाते हैं तो वो चीज़ें वहाँ पर नहीं नज़र आ रही। तो इसलिए चुनावी जीत का तो मुझे तो बिल्कुल कोई संभावना वहाँ नज़र नहीं आ रही है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ ज़रूर है जो पार्टी कम से कम इस, जो अभी जैसे स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी हुई है या हुँ। फिर लोग भी जाएँगे चुनाव प्रचार करने के लिए, तो पार्टी का मकसद एक ये ज़रूर हो सकता है जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हम हासिल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इस मुद्दे को भुनाया जा सके। यदि जो हमारी पार्टी पहल करती है या फिर हमारे विधायक के ज़रिए आप ये तो प्रॉमिस तो आप वहाँ पे कर ही सकते हो, वादा तो कर ही सकते हैं, यदि हमने बिल्कुल। यहाँ पे जीता तो हम आपको एसटी की श्रेणी में, क्योंकि ये मुद्दा लंबे समय से वहाँ हुँ। चलता आ रहा है। और अभी पिछले ही साल अक्टूबर में या नवंबर में असम गवर्नमेंट ने कुछ जनजातियों की श्रेणी में कुछ हाँ, जातियों को टी रखा ट्राइब भी को था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बावजूद इसके अभी भी मसला बहुत है, लड़ाई बहुत लंबी है, और या शायद उसी लड़ाई में शामिल होने के लिए और अपनी चीज़ों को या आप अपने आप को बेहतर करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में फिर जब लोकसभा के चुनाव होंगे, हुँ। चाहे फिर असम के दूसरे अगली बार के विधानसभा चुनाव जब होंगे, तब शायद पार्टी के लिए उम्मीद ये बन सकती है जो हाँ, फिर वो हार जीत के फैसले वाली चीज़ों में आ सकती है। लेकिन अभी तो फिलहाल यही लग रहा है जो बस पार्टी आपने की अभी स्टार मौजूदगी। प्रचारकों की सूची की बात कही, तो अभी थोड़ी देर पहले झामुमो ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें हुँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन भी है और कई दिग्गज नेता जो है वो स्टार प्रचारक की सूची में उनके नाम दर्ज है। लेकिन क्या जिस तरीके से कल्पना सोरेन हुँ। विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव में झारखंड में अपनी अहम भूमिका निभाई और सत्ता में वापसी भी करवाई झामुमो की, तो क्या लगता है कि उनका जिस तरीके से प्रचार करने का अंदाज है, वो असम में कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? पार्टी के लिए तो निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वही है जो उनकी अपनी एक पहचान या फिर उनका एक यूएसपी जो है वो महिलाओं के साथ सहज रूप से मिलना, युवाओं के साथ सहजता से मिलना, उनको मान लीजिए जो है उनकी भाषा में आप कह लीजिए संबोधन करना, और दूसरी हुँ, जो अन्य चीज़ें, यानी उनका जो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है या उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होता है जो वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता। हुँ, पार्टी को निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा ही वहाँ पर। डिपेंड ये करता है जो वो कितनी सभाएँ वहाँ करती हैं, बिल्कुल। कितनी सभाओं में वो चुनाव प्रचार के लिए वो वहाँ जाती हैं। पार्टी भले बहुत बड़े मतलब कि स्कोर ना कर पाए, बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं को अपनी चीज़ों के पक्ष में ना कर पाए, लेकिन वही जो हम लोग जिसकी उम्मीद कह सकते हैं, जो जैसे बिहार विधानसभा चुनाव जब पिछले साल हो रहे थे, वहाँ जनसुराज की मौजूदगी जैसे हम सभी हुँ, सीटों पे महसूस कर रहे थे, तो वैसे ही कुछ चीज़ें इस बार आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के नज़रिए से असम के विधानसभा चुनाव में आप महसूस कर सकते हैं या समझ सकते हैं। जो पार्टी को ये उम्मीद कर सकते हैं जो हाँ ठीक है, 1000 वोट भी यदि मिलते हैं और क्योंकि इस तरह पहली से बार चुनाव पहली लड़ बार रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, तो 18 विधानसभा सीट हैं, आप 18,000 वोट भी लेके आते हैं, तो मुझे लगता है जो बहुत ओवरऑल बड़ी में बात है। हाँ, अपनी एक बात उनके लिए बहुत वो इम्पोर्टेंट रहेगा। बिल्कुल। बट एक जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी वो ये ज़रूर है, क्योंकि ज़्यादातर सीटों में जहाँ पे इन लोगों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, वहाँ कांग्रेस कई सीटों पे सेकंड पोजीशन पे रही है या थर्ड पोजीशन में भी रही है। यदि दोनों साथ लड़ते चुनाव तो हुँ, निश्चित रूप से मुझे फ़ायदा हो लगता है सकता हाँ, है। और फिर उनके लिए यदि आप यदि गठबंधन के तहत यदि ये चुनाव होता कांग्रेस को और जेएमएम के बीच में गठबंधन के तहत, तो फिर शायद यदि आप तरुण गोगोई के लिए चुनाव प्रचार करने जाते, जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं, अब जहाँ आपके भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, वहाँ पे यदि आप कांग्रेस के फेवर में आते, तो मुझे लगता है जो वोटों का जो बिखराव वाली जो स्थिति आज की डेट में है ना, वो शायद नहीं होती ना, तो उसका फ़ायदा शायद आपको आने वाले समय में और गठबंधन की ज़्यादा दोनों पार्टियों को मिलता। होता है। और जहाँ तक देखिए आपने अपनी रिपोर्ट में भी ये बातें कही हैं, जो 5 या 7 सीटें कांग्रेस देना भी चाह रही बिल्कुल। थी। निश्चित रूप से पार्टी को वो एक कोशिश समझनी चाहिए थी, वो करनी चाहिए थी। ज़िद पे आके चाहे जो भी नीति जिन लोगों ने भी ये डिसीज़न लिया होगा, 15 चाहे 19 सीटों या 21 सीटों पे चुनाव लड़ने का, मुझे लगता है शायद ये राजनीतिक चूक है कि यदि वो 5 सीट पे लड़ते तो कम से कम कांग्रेस की मदद से आप चुनाव लड़ते, तो जो अभी हम उम्मीद कर रहे हैं 15-18 हज़ार वोट या 25,000 वोट, वो निश्चित रूप से सिर्फ 20-25 हज़ार वोट नहीं रहते, तब तो वो लाखों में जा संख्या बढ़ सकते थे। सकती है। लाखों में ही जाते, क्योंकि आप यदि 4-5 सीटों पे लड़ रहे हैं, हुँ, कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे जो उसके सहयोगी है, चाहे सीपीआई-एम है, चाहे सीपीआई-एमएल है, चाहे असम जातीय परिषद है, चाहे दूसरे और जो सहयोगी दल हैं, तो हुँ, उनके माध्यम से आपके वोटों की संख्या, वोटों बढ़ का सकते थे, परसेंटेज बढ़ बढ़ सकता सकता था। तो था। निश्चित रूप से जेएमएम को वो ये कोशिश लेनी चाहिए थी, यदि
5 सीटों पे लड़ती, 7 सीटों पे, क्योंकि वहाँ कोई पार्टी के लिए अस्तित्व की लड़ाई नहीं थी। झारखंड में निश्चित रूप से आप अकेले लड़ने का विकल्प ले सकते हैं तब, क्योंकि आप सभी जिलों में मौजूद हैं, लेकिन असम बिल्कुल अलग था। आने वाले चुनाव में भले आप अकेले लड़ते, यदि आज आप साथ में लड़ लेते तो अगले चुनाव में भले आप अपनी मौजूदगी दिखा सकते थे, अपनी पहचान बना सकते थे, और यदि कांग्रेस की मदद से यदि कोई विधायक आपका बन जाता तो और आपके लिए बेहतर स्थिति हो सकती। तो मुझे लगता है असम के नज़रिए से जेएमएम की एक चूक हो गई, जो असम कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ रही है। खैर, तो सर ने विस्तार में बताया कि एक सीट जो एसटी रिजर्व सीट से उम्मीदवार उतारा गया था झामुमो के द्वारा, उसका भी नामांकन रद्द हो गया है। लेकिन जो 18 सीटें वो सामान्य सीटें, लेकिन उन विधानसभा सीटों पर आदिवासी और टी ट्राइब की संख्या अच्छी खासी बताई जाती। अब सबकी निगाहें 4 मई को है, क्योंकि 4 मई पर इसलिए टिकी हुई, 4 मई को रिजल्ट आएगा और इस दिन ही पता चलेगा कि असम चुनाव में झामुमो क्या एक भी सीटों पर अपना खाता खोल पाती है या नहीं। एक चीज़ लेकिन और श्रेया कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक इस बात को भी जानने की कोशिश में रहेंगे, जो वाकई हमें ये भी देखना होगा, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चाहे कल्पना सोरेन, चाहे वो राज्यसभा सांसद हैं महबूबा मुफ्ती, सरफराज अहमद, जो स्टार प्रचारकों की सूची विजय में, हांसदा या विजय हांसदा है, एमटी राजा है, विधायक हैं साहिबगंज के राजमहल के विधायक हैं, और वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है असम में। चमरा लिंडा सक्रिय है। बिल्कुल, तो इनकी लगातार मौजूदगी, दौरा कर हाँ, रहे थे लगातार वो। दौरा कर रहे हैं, और इनकी मौजूदगी वहाँ कितनी रहती है, वो कितना वो मतलब चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं, और फिर उनको क्या रिस्पांस मिलता है, उनके चुनावों में उमड़ने वाली भीड़ क्या होती है, तो उसका भी मुझे लग रहा है जो जैसे-जैसे वो चीज़ें आएँगी तो वो भी हम अपने दर्शकों से ज़रूर बिल्कुल। साझा करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। मेरा नाम है श्रेया रतन और इस पूरे बातचीत में हमारे साथ शामिल थे शैलेंद्र जी, और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सचिन। बहुत-बहुत शुक्रिया।